62 सीटें ही मिली हैं। सरकार बनाने के लिए इस राज्य में सिर्फ 122 सीटों की जरूरत है, यानी कि एनडीए को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि एनडीए ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। वो 24 तारीख को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। चुनाव में आरजेडी के कई दिग्गज नेता हार गए हैं। श्री रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी और सीपीआई गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है और वो मात्र 13 सीटें ही जीत पाई है। वहीं निर्दलीय और अन्य को 20 सीटें मिली हैं। जश्न का माहौल कायम है बीजेपी और जेडीयू की जीत के बाद। आइए देखते हैं जश्न के कुछ दृश्य अब अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कि बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार का दिल्ली स्थित घर और पटना में भी आप ये दृश्य देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी ऑफिस में लोग खुशियां मनाते हुए। अब की बारी दिल्ली हमारी, कार्यकर्ता जश्न में और खुशी में कहते हुए। उधर जहां एनडीए जश्न मना रहा है, वहीं लालू प्रसाद यादव के पटना निवास पर मातम का माहौल है। आइए चलते हैं एक अणे मार्ग पर, जहां पर मौजूद हैं सहारा न्यूज ब्यूरो संवाददाता नैयर आजाद। नैयर, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? आरजेडी के कार्यकर्ता या फिर जो लोग वहां पर जमा होते थे क्या हैं, और अगर हैं तो क्या 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 कहना है उनका? देखिए, सुबह से यहाँ पर काफी कम रहा है जो यहाँ पे लोग आते थे। पहले जितने भी लालू प्रसाद यादव के अपने समर्थक होते थे वो आज नजर नहीं आए। यहाँ पे जो एक फ्रंटलाइनर नेता होते थे लालू प्रसाद यादव के साथ साथ बैठकर वो टीवी देखा करते थे। हमेशा जब भी यहाँ पे चुनाव होते थे, उसके बाद मतगणना का समय आता था, तो वो लगातार टीवी से चिपके रहते थे लालू प्रसाद यादव के साथ। तो वो भी आज नजर नहीं आया। सिर्फ लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, शिवानंद तिवारी और एक आध दो नेता जो थे यहाँ पर सुबह में आए और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके शाम में चले गए। लालू प्रसाद यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन भी किया यहाँ पे। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि वो हार स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके लिए बीजेपी को वो बधाई नहीं देते हैं, नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। दूसरा, उन्होंने काफी अहम बात कही है, वो ये कहा है कि नीतीश कुमार लगातार विकास की बात कर रहे थे। जी 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 जी, आपको रोककर एक चीज हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से कहें और जरा दिखाएं कि वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह के लोग वहां पर हैं, क्या दृश्य है वहां पर। नहीं यार, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे अपने कैमरामैन से कहें और वहां के कुछ दृश्य हमको दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या चल रहा है वहां। अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये कैमरा पैन करें और लालू प्रसाद यादव का जो गेट है, जो निवास है उनका, उस गेट को दिखाएं कि वहाँ पे क्या माहौल है। इक्के दुक्के जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो नजर आ रहे हैं, कुछ उनके समर्थक भी हैं, लेकिन वो जो इक्के दुक्के ही है बिल्कुल। और जो यहाँ पर उसके अलावा बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। अक्सर यहाँ पर ऐसा होता था, कम से कम आज के दिन यहाँ पे काफी भीड़ होती थी। शाम के वक्त कुछ लोग आए, श्याम रजक जब जीते थे फुलवारी से, वो आए यहाँ पर, तो सिर्फ श्याम रजक ही अंदर जा पाए लालू प्रसाद यादव के पास। और उनके जितने समर्थक थे उनको बाहर ही रोक दिया गया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि निराशा का माहौल है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं उनका गेट है आज बंद है। उनका गेट आज के दिन कम से कम उनका गेट खोल दिया जाता था, तो आज उनके गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जी तो जी नैयर, आपको रोकूंगा यहाँ पर, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। और अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और विस्तार से जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी निशांत और अक्षय के पास। से वोटिंग हुई, वोटिंग ठीक से हुई, ये एक प्रकार से आक्षेप है पिछले 30-40 साल के चुनावों का और चुनाव आयोग के ऊपर। ये आक्षेप बिल्कुल निराधार है। ये अलग बात है कि इंडिविजुअल केस में किसी अमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अमुक जगह कुछ हुआ हो, लेकिन बाय एंड लार्ज चुनाव इस बार भी नहीं, पहले भी बिहार में कम वायलेंस के साथ, कम दंगों के साथ हो रहे हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की वजह है, क्या इसका फायदा बीजेपी को थोड़ा मिला कि लोग जो थे, एक तो बोगस वोटिंग रुकी, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग जो वोट डालने आए उनमें कहीं भी ये खौफ नहीं था और एक ऐसा तबका वोट डालने के लिए आया जो कि वाकई में शायद पहले उसका बोगस वोट पड़ता रहा या वोट डालने ही नहीं आ पाता था। वो मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई। जो लोग के नाम पे वोट डाल दिए जाते थे
और उनको कहा जाता था घर में रहना, निकलना मत, वो लोग खुद आके वोट डालें और अपनी पसंद से वोट डालें। कुछ जातियां ऐसी थीं जो लालू जी का भरोसा करती थीं, वो जातियों का मुंह टूट गया और हमने एक पिछड़े वर्गों का नेता वहां पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो उन गैर यादव पिछड़ी जातियों को और यहाँ तक कि यादवों के भी एक बहुत बड़े तबके को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेता इसके आसपास नेता प्रोजेक्ट करने की आपने बात कही, कहीं यही चूक हो गई कि आपकी पार्टी ने कोई नेता प्रोजेक्ट नहीं किया। यहाँ नीतीश कुमार की छवि एक साफ थी कि नीतीश कुमार जी हैं, इधर कोई था ही नहीं। देखिए वही बात है, नथिंग सक्सीज लाइक सक्सेस। तो उनके अगर कारण देखें अलग अलग, नीतीश कुमार जी पहले भी नेता प्रोजेक्ट हुए कई बार चुनाव में, क्या रिजल्ट क्यों नहीं हुआ फर्क। चुनाव आयोग ने पहले भी अच्छा काम किया है वहाँ पर। इनकम्बेंसी का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि सिर्फ इनकम्बेंसी नहीं थी, ये तीसरी बार की इनकम्बेंसी। राजनीतिक इतिहास बताता है हमको, मध्य प्रदेश में उमा जी जानती हैं, आंध्र प्रदेश में जानती हैं कि ऑर्डिनरी इनकम्बेंसी नहीं थी, 15 वर्ष की इनकम्बेंसी थी। लेकिन इन सबको अलग रखते हुए ये सच्ची बात जरूर है कि जनता बदलाव चाहती है। लेकिन अगर एक क्लियर कट बात हो जाती है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी को नहीं रखा जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर ये बात रख कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं क्या आप रियलिस्टिक बात कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी खुद आज कह रहे हैं कि अगर उनकी बात मान ली गई होती, मुस्लिम मुख्यमंत्री रखने की भले आरजेडी से होता, चुनाव तो भी वो तैयार। चुनाव लड़ रहे हैं एक यूपीए गठबंधन में, उसमें लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है आरजेडी का, और आप सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको एक्सक्लूड किया जाए और पहले से घोषणा की जाए। ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर क्या ये हो सकता है? कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशन जो था, पार्टी अलायंस कॉम्बिनेशन था, बीजेपी की तरफ से एकदम ठीक गया। अगर मैं गलत नहीं हूं उमा जी, 6 महीने पहले मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था जीत तो पक्की है लेकिन मैं उसके बाद की सोच रही हूँ कि उसके बाद से सब कैसे सेटल किया जाएगा। अब बात ये आती है कि कैसे सब मंत्री, कौन कौन मंत्री बनेगा, छवि की बात आती है। टास्क बहुत अपहीवल है, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? क्योंकि एक चीज और है, जब इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है तो लोग की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होंगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? 6 महीने पहले जो मैंने आपको कहा था, वो जिस संदर्भ में कहा था, वो कोई मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में नहीं कहा था। मैंने आपको ये कहा था, वो मैं फिर रिपीट करूंगी उसी को। और आपको मैं बताऊं कि ये बात मैंने आज नीतीश कुमार जी को भी कही, जब मैंने उनको फोन पे बधाई दी ट्रेन में, जब मुझे ट्रेन मालूम पड़ने लगी, मेरी ट्रेन लेट हो गई थी 2-3 घंटे, तो मैंने उनको बधाई देते हुए यही कहा कि देखिए चुनाव जीतना ये जनता की वजह से हुआ, इसलिए चुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती जीतना नहीं है, क्योंकि इसमें जनता का सहयोग था। लेकिन आगे एक अच्छी गवर्नेंस देना, एक अच्छी सरकार देना, ये आपको ही करना होगा, इंडिविजुअली आपको करना होगा जी। लेकिन इसी को मैं सबसे बड़ी चुनौती सुषमा स्वराज जी ने आज सुबह बात कही कि उप मुख्यमंत्री पद भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको लगता है कि एक इनफाइटिंग शुरू हो सकती है? नवीन किशोर सिन्हा जी हैं, नंद किशोर यादव जी हैं, दोनों दावेदार हैं, यहाँ पर एक पार्टी में थोड़ी बहुत कुछ यहाँ पर आ सकता है? नहीं, अभी किसी की तरफ से कहीं कोई दावेदारी नहीं है। सुषमा जी ने जो बात कही वो एक मैंने खुद देखा, उन्होंने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं इसके बारे में, इतना ही कहा है उन्होंने। कोई ऐसा नहीं कहा कि हम बना करके ही रहेंगे, वरना हमारे इस प्रकार के संबंध तनावपूर्ण हैं जेडीयू के साथ में कि इसको लेकर के आपको अगर लगता है कि कोई कुश्ती देखने को मिलेगी तो आप बहुत निराश होंगे। एक बड़ी रणभूमि में आप गई थी उमा जी, एक रण आपने जीता है, भले ही लालू प्रसाद यादव जी ने काफी बुरा भला कहा आपको, उसके बावजूद आप डटी रही। लगता है एक रण जीत लिया, अब दूसरा ताज आपका इंतजार कर रहा है मध्य प्रदेश में। अभी तो मैं इस बात की खुशी में डूबी हुई हूँ क्योंकि मैंने बिहार को हेलीकॉप्टर की सभाओं के अलावा रोड से भी बहुत कवर किया, और मैं इतने ख़राब रोड में गई कि आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे में मैं 7-7 किलोमीटर पहुँची। इसी को मैं चुनौती मान रही हूँ। मैं जो नीतीश जी को बोली थी और जो इनको 6 महीने पहले बोली थी, वो मैं यही बोली थी कि सबसे बड़ी चुनौती होगी वहाँ विकास की गाड़ी को जो पटरी से उतर के श्रेय लेकर अब। इसलिए मैं तो अभी जो लोगों को देखी हूँ ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसे लोग अफ्रीका में नहीं देखे। मैं इथियोपिया गई हूँ जहाँ गरीबी और भूखमरी है, इतनी निराशा, इतना भय और इतनी भूख एक साथ जब किसी व्यक्ति में इकट्ठी हो जाती है, इतने अभावग्रस्त मनोभावना, उस व्यक्ति की शक्ल कैसी होती है, इसको मैं किसी कविता में इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए जो उमा जी बता रही हैं, अभी इतना सब देखा है उन्होंने, एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने कही, ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी की बात कही आपने, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अलायंस पार्टनर बिहार में आरजेडी, उन्होंने लोगों की बहुत अनदेखी की, खासकर उस तबके की जिसके दम पर वो आगे आए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जनता बदलाव चाहती थी और वो बदलाव की वजह भी थी। स्वाभाविक है कि जो सरकार थी उसके विरुद्ध फीलिंग थी। अभिषेक जी, आप मानते हैं ये भी बात जरूर है, ये जरूर है कि बिहार में विकास का बहुत स्कोप है और कोई भी नई सरकार है उसको हम बधाई देते हैं, उसको हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो विकास करे, क्योंकि विकास का स्कोप नहीं हमने कभी नहीं कहा। जबकि लालू सरकार तब थी तब भी ये नहीं कहा हमने कि विकास का स्कोप नहीं है। जिस तरह से उमा जी कह रही है, जो इन्होंने भी मनोभावना बताई, आखिर ये उन तक वो बात क्यों नहीं होता है। यही लोग थे पहले भी, पिछले 30 साल से, यही पहले भी चुनाव में थे, 5 साल 1 साल पहले भी यही चुनाव है जिसमें हंग असेंबली हुई,
2 साल पहले लेकिन यही लोग जिस तरह के लोगों सामने आई, अलग बात होती है। सेक्युलर वोट की बहुत सारी बातें सामने आई कि सेक्युलर वोट का बंटवारा हो गया। भागलपुर में हमने देखा किस तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड गेन्स हैं एनडीए अलायंस को। क्या आपको लगता है कि बात अगर जाति के वोट की जाए या और तरीके के वोट की जाए, उस सबसे उठकर एंटी इनकम्बेंसी जो एक एमवाई फैक्टर जिसके दम पर लालू प्रसाद यादव काफी राजनीति करते आए थे, जिसको उन्होंने कहा जाता है कि उठाया था, उसी ने आज उनको दरकिनार कर दिया? नहीं, लालू जी के मन में एक भ्रम था कि जो MY फैक्टर है ये जबरदस्त 90% वोटिंग करता है। उनको ये याद नहीं रहा कि ऐसी वोटिंग दूसरी तरफ से भी हो जाएगी। तो जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं और अन्य जो समाज थे वहाँ के, जो इस MY फैक्टर से हमेशा भयभीत रहते थे, अब की बार उनने भी वैसे ही दबा के वोटिंग कर शायद चुनाव आयोग की वजह से उनको मौका भी मिला। हाँ, और जो अभिषेक जो चुनाव बात आयोग जी पहले नहीं था हमारे यहाँ पर, क्या नहीं, चुनाव आयोग अभिषेक पिछली जो बार बात कह रहे हैं, खौफजदा थे लोग। अभिषेक जो बात कह रहे हैं उसमें एक अंतर है। पहले भी चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता था, हम ये नहीं कहेंगे कि पहले के पक्षपातपूर्ण थे और अब के जाकर के निष्पक्ष हुआ है। लेकिन बिहार की स्थितियां इन 5 सालों में तो इतनी विकराल हुई और इतने उद्दंड हो गए लालू इन 5 सालों में कि इसके कारण लोगों की तरफ से भी वो उत्साह आया। लेकिन चुनाव आयोग ने जो सख्ती इस बार दिखाई वो अगर फरवरी में दिखाते तो तब भी ऐसे नतीजे आते, आपको लगता है? मैं इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें कारण बनी हैं, जो स्थितियां अभी बनी हैं उसमें चुनाव, मैंने आपको कहा ना, चीजें बनने पे आई तो सब बन गई, सबसे कई फैक्टर बन गए, आप एक को नहीं। उमर जी, एक छोटा सा रिएक्शन अभिषेक जी से इस बात पे जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट, आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर भी हैं अभिषेक जी, बूटा सिंह जी के ऊपर आने वाला है। गवर्नर साहब बूटा सिंह जी के ऊपर इसकी कितनी गाज गिर सकती है? देखिए, अभी तक जजमेंट नहीं आया है, जजमेंट कभी भी आ सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय स्पष्ट रूप से कानूनी तौर पर कुछ भी कहता है राज्यपाल के बारे में, जिसको आप स्ट्रिक्चर्स कह सकते हैं या कानूनी रूप से उनकी उस पद की अवमानना की है ये कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ परिणाम तो होगा। लेकिन आज की तारीख पे पूर्वानुमान करना और ये कहना पहले से कि ये होगा नहीं होगा, ये अटकल है। ये बिल्कुल संभव है कि गवर्नर का जो रोल रहा इससे भी वहां के लोग नाराज थे, थोड़ा सा उनको उनके मन में था कि हमारा जो मैंडेट था उसका इग्नोर करके ये सब कुछ हो गया। गोवा का एक उदाहरण है कि कई बार लोग गवर्नमेंट से ज्यादा गवर्नर रूल को पसंद करने लगते हैं। यहाँ उल्टा हो गया, लोगों को लगा कि लालू जो करते थे उससे और बुरा अब गवर्नर रूल में होने लगा है, तो निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ा और उसके कारण लालू के प्रति एक वितृष्णा का भाव और बढ़ा, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लालू जी हैं जो गवर्नर के ऊपर दबाव डलवाते हैं। और इसलिए आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नर रूल में लालू जी का अत्यधिक दबाव है और हमें इस आदमी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, ये लोगों को लगने लगा। आप जनता के एकदम बीच तक गए, आपने बताया कि आप किस तरह की जनता को आपने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था वो उसका असर हुआ क्या वहाँ जनता को? आपने उसका असर देखा जनता के ऊपर? मैं बिहार के बारे में आपको एक बात बताऊं, क्योंकि बिहार मेरा बहुत प्रिय राज्य है, पता नहीं क्या वजह है मेरे दिल में धड़कता है बिहार। बिहार के लोगों को राजनीतिक सूझबूझ बहुत है, गांव के लोगों को भी, अनपढ़ लोगों को भी, और उनके ऊपर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो थोड़ी बहुत लाइनें उस समय पे आ गई थी उसका इतना गहरा असर पड़ा कि असल में तो चुनाव की धारा उसके बाद बदली है। और मैंने तो तुरंत ये रिपोर्ट किया, जब मेरी जर्नलिस्ट लोगों से बात हुई तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले थोड़ा डल थे लोग, उनको लगता था तंग आ गए हैं चुनाव झेलते झेलते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बताया कि अन्याय हो गया है उनके साथ में, इसकी जरूरत नहीं थी इस चुनाव की और राष्ट्रपति शासन की, उसके बाद तो लोग जिस तरह से जो रिस्पॉन्स दिए हैं, मैं समझ गई थी कि अब इस धारा को रोकना मुश्किल है। मैं 2-3 बात संक्षेप में कहना चाहूँगा, ये जरूर कुछ तो कुछ फर्क पड़ा होगा, मैं समझता नहीं, कहना मुश्किल है, इस वक्त कोई एनालिसिस नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बिना कारण के वर्डिक्ट से कितना फर्क पड़ा। ये मैं समझ सकता हूँ कि अगर कारणों के सहित डिटेल्ड निर्णय होता तो जरूर फर्क पड़ता, और सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर नहीं दिया होगा ये, क्योंकि एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड रखी जाए इस कारण से। लेकिन सिर्फ उनके इस वर्डिक्ट से कि ये अवैध है या वैध है, लेकिन वो क्या एक लाइन असर नहीं डाल सकती थी कि गलत तरीके से वहां पर? नहीं, उन्होंने सिर्फ अवैध करार किया जो कानूनी निर्णय है। लेकिन मैं 2 चीज़ और कहना चाहूँगा, ये कई सारे जो बातें कर रहे हैं इसमें अभी तक एनालिसिस हमारे पास डेटा नहीं है। इस चुनाव का निर्णय देखने के बाद मालूम पड़ेगा, इस चुनाव का एनालिसिस करने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितना ये जाति समीकरण बदला है जी। एक उदाहरण के तौर पर इस बार सिर्फ 46% लोगों ने वोट किया है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पिछले चुनाव से कम हुआ है काफी, इसका मतलब एक प्रकार से ये माइनॉरिटी है जिसने वोट किया है। आपने अभी मेंशन किया कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उनका एक बहुत बड़ा जो वोट था वो बहुत ज्यादा चला गया एनडीए की तरफ, वो काफी हद तक कंसोलिडेट कर गया है। अगर सेक्युलर वोट की बात की जाए, जो माइनॉरिटीज के वोट की बात की जा रही थी, भागलपुर अपने आप में एक एग्जांपल है। नहीं, मैं इस पे आपत्ति करूंगी, आप माइनॉरिटीज को सेक्युलर कहेंगे तो हिंदुओं को आप कम्युनल कहेंगे? नहीं, सॉरी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा। अगर जो आप एक जो वोट है माइनॉरिटीज का, जो वोट है, जैसा कि और पार्टियां कहती आई हैं सेक्युलर वोट, मैं नहीं कहूंगा, और पार्टियां वो गलती कर रही हैं अगर वो ऐसा कह रही हैं, तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करके देखना चाहेंगे
कि ये सारा जो वोट शेयर था ये आपकी तरफ मूव किया है, ये इसका एडवांटेज आपको मिला है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करती हैं और इसके पीछे क्या रीजंस आप देखती हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश में हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो अपने धर्म पर आस्था रखता है और रोटी के लिए वो संघर्ष करता है। धर्म को तो हम उसके सिर पर थोप देते हैं एक राजनीतिक मुद्दा बना करके, और हम लोग फिर जबरदस्ती उसके सेंटिमेंट्स के साथ में खिलवाड़ करके और फिर उससे वोट खींचने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव हुए तो जिन शहरों में अत्यधिक मुस्लिम वोट था तो लोगों ने ये समझा कि उमा भारती अयोध्या वाली खड़ी होगी, तो जब दबा के वोटिंग होगी, वो नहीं हुई। बिहार में भी अब की बार यही हुआ, मुसलमानों को लगा कि हमको रात दिन ये बात करता रहता है मुसलमान की, एमवाई की, लेकिन हमको रोटी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिले। बिहार का मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा मुसलमान है। बिहार के दलित और बिहार के पिछड़े हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े हुए पिछड़े और दलित हैं। ये चीज उनको रियलाइज करके उनके अंदर रिस गई। यही सबसे अहम सवाल है और कि इसलिए वो मुस्लिम वोट आपको मिला। सॉरी एक सेकंड, इसलिए उन्होंने बहुत इंथुजियास्टिक होकर के, जैसे पहले उनको लगता था ना लालू हमारे मसीहा हैं और हम वोट डाल रहे हैं तो हम धार्मिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, वो चीज़ उनके मन से निकल गई। उनको लगा कि तो ठग आदमी है और हमारे साथ हमेशा ठगी किया है। तो ये मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को मिला, क्या आपको लगता है? मैं एनडीए की तरफ तो आया है, ठीक से जेडीयू की तरफ। कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। अब बीजेपी की बात कर रहे हैं जी, नहीं, बीजेपी मैं की ऐसा मानती हूँ कि बीजेपी को मुसलमान का वोट मिले, इसमें टाइम लगेगा। और बिहार में लेकिन ट्रेंड चालू हो गया है, आपके अलायंस को तो वोट मिला ही है। एक फर्क आने लगा है, वो हमें अपना दुश्मन समझते थे जो वो नहीं मानते। इकट्ठा होकर जो वोटिंग अगेंस्ट गोधरा को भी देखिए, उन्होंने इशू बनाने की कोशिश की लालू जी ने पिछले चुनाव में, अभी भी उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदू मुस्लिम करने की, लेकिन लोग उसको खरीद नहीं रहे थे, जो गिरफ्तारी थी शायद वो अपने आप में एक उसका एग्जांपल ही था। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने शुरू से आज सुबह से मैं कह रही हूँ कि आप इस पे सोचो कि बिहार की जनता ने एक बात साबित की है कि धर्म और जाति पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, रोटी और बुनियादी मुद्दों पर आधारित राजनीति इस देश के नेताओं को करनी पड़ेगी। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश और जो देश की राजनीति है उसको साथ साथ केंद्र की राजनीति को ना जोड़ा जाए, लेकिन लालू राज का अंत, जैसा कि उमा जी ने खुद कहा, बिहार में हो गया है। एक सवाल आपसे जानना ये चाहेंगे कि लालू जी कमजोर पड़ गए हैं बिहार में, बार्गेनिंग पावर जिसके दम पर वो ऐठा करते थे सेंटर से, वो उनकी कमजोर पड़ गई है। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो आर्म ट्विस्टिंग करते थे उसमें थोड़ी कमी आएगी? ये लिंकेज मैंने आपको जैसा पहले बताया बिल्कुल गलत है, और इस लिंकेज के लिए आप पहले से पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि वो पहले किया करते थे आर्म ट्विस्टिंग, और अब कह रहे हैं कि भविष्य में नहीं करेंगे। मैं दोनों बात नहीं मानता। यूपीए गठबंधन है, हमने यूपीए के तौर पे बिहार में भी लड़ा, लेकिन वहाँ पर, और हम चाहते हैं बिहार में भी और केंद्र में भी कि यूपीए स्ट्रांग हो, तो उस हद तक यूपी में ज़रूर कमजोरी आई है अगर एक चुनाव हम हारते हैं तो। लेकिन उससे ज़्यादा कहना कि प्रादेशिक एनडीए, जैसा मैंने कहा, कई चुनाव हारी है सरकार बनाने के बाद केंद्र में, कई चुनाव हारी थी जी। लेकिन यूपीए गठबंधन की आप बात कर रहे हैं अभिषेक जी, लेकिन यूपीए गठबंधन के सामने अब अगली चुनौती है बंगाल के चुनाव। पहले ही अधीर चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई उससे हम देख चुके हैं कि कितना लेफ्ट और कांग्रेस में विवाद है। यहां पर लेफ्ट बटी हुई दिख रही थी। यूपीए को अपने आप में कहीं ना कहीं एक आत्मंथन करने की जरूरत नहीं है कि जो हम साथ रहने की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था वो पहले ही डिवाइडेड अलायंस। ये सिद्धांत कि जो साथ में है प्रदेश पे वो साथ रहेगा केंद्र में, ये सिद्धांत कम से कम पिछले 15 वर्ष से भारतीय राजनीति का सिद्धांत नहीं रहा है। ये गठबंधन की रियलिटी है, कोई चाहता ये नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही जेडीयू और बीजेपी कर्नाटक में चुनाव लड़े आपस में एक दूसरे के विरुद्ध, और केंद्र में साथ में, हमारे साथ भी लेफ्ट है और वहां ये सच्चाई है देश की, क्योंकि बहुमत जब नहीं बनता अपने आप तो लड़ना पड़ता है। बहरहाल वापस बिहार की बात करते हैं, बिहार के भविष्य की बात करते हैं। आपके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। उप मुख्यमंत्री पद की हम बात कर रहे थे, वो अधूरी रह गई थी। कौन आप ऐसा उम्मीदवार समझती हैं जो इसका दावेदार हो सकता है? देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि उप मुख्यमंत्री का होना और कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये दोनों बातें अभी धुंध में हैं। ये हमारे लिए ऐसे इशू नहीं जिन पे हमारा कोई बहुत फोकस हो, इसलिए मुझे तो इसका उत्तर देना ही मुश्किल। एक और सवाल जो हम बहुत लोगों से आज पूछ चुके हैं, आपसे उसका जवाब जानना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था की नीतीश कुमार जी कह रहे हैं प्रदेश में होगी। आपकी पार्टी में, जेडीयू में बहुत से ऐसे बाहुबली नेता हैं, उनसे निपटना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उनके बीच में कानून व्यवस्था की आप लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से निपटेंगे दोनों चीजें? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप मैं उनको बाहुबली तो नहीं कहूंगी, आतंकबली कहूंगी, जो आतंक फैला करके समाज में चुनाव जीते या कुछ धन कमाए या कुछ भी करे, वो आतंकबली ही है। अगर कुछ 2 4 10 ऐसे लोग हैं भी तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें होती नहीं, वो चल नहीं पाएंगी। और आपको याद हो तो नीतीश कुमार ने और हमने बिहार के लोगों को बार बार ये बात कही है कि हम ना अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को जगह देंगे,
और ना उनको हम किसी प्रकार का सत्ता में संरक्षण, और इस बात पर हम कमिटेड हैं, इस बात को वो भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही, तभी जनता ने हमको वोट दिया है। उनको पता था ये लोग हमारे साथ हैं, फिर भी जनता, चूंकि देखिए इसमें मैंने आपको पहले कहा था एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, वो है नीतीश स्वयं। नीतीश बहुत ही साफ सुथरी जीवन शैली जीने वाले, बहुत ही निर्विवाद किस्म के व्यक्ति रहे। आपको याद होगा एक बार रेल मंत्री थे तो उनकी शिकायत तो उनके ही पार्टी के लोगों को उनसे हो गई थी शिकायत, कि तो हमारी ही बात नहीं मानते, ऐसी स्थिति आ गई थी। ये सारी चीजों का भरोसा किया है लोगों ने, तो अब लोगों ने भरोसा किया, उसको कायम ये रखेंगे। अच्छी बात है सैद्धांतिक रूप से, और कांग्रेस तो पूरा कमिटेड है इस पे, लेकिन सच्चाई है, दो आंकड़े मैंने दिया आपको, एक तो 46% वोटिंग हुई है, दूसरा आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस बार एनडीए में 54 आपराधिक बैकग्राउंड के व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा है, और ये हाईएस्ट नंबर है एनडीए का, 54 है। उमा जी, एक ये इन्होंने एक सच्चाई ये है, टिप्पणी सिद्धांत दी है। कुछ भी हो। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा मैं, ये कि आज की तारीख में एक चीज अगर ग्राउंड रियलिटीज पे देखा जाए, बीजेपी के लिए एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एनडीए के लिए तो है ही, लेकिन बीजेपी में एक जिसको कहा जाए एक फ्रेश ब्रेथ आई है। आपको नहीं लगता है कि पार्टी में जो एक तरीके से एक लॉस जो था लोकसभा के चुनावों के बाद, उसके बाद ये कामयाबी बहुत मायने रखती है, क्योंकि दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार ये बहुत मायने रखते हैं केंद्र की राजनीति में। मुझे थोड़ा सा आपके इशू से बाहर होना पड़ेगा, अभिषेक की बात का जवाब देना पड़ेगा तुरंत। जी बिल्कुल। हमारी पार्टी, पहले तो मैं अपनी पार्टी के बारे में क्लियर करूं, हमारी पार्टी से किसी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। जनता दल यूनाइटेड में भी जो लोजपा से आए हुए लोग आए थे, उसमें से एक आध लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ हिंसक गतिविधियों के आरोप रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो चुनाव जीते हैं, वो एमएलए बने हैं, और एमएलए बनने के बाद जनता से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन हम इस बात के लिए फिर भी कमिटेड हैं कि हम भ्रष्टाचार और अपराध नहीं होने देंगे। अब रही क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात, तो 2, 4, 10, 20 केस अभिषेक को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के लोगों के भी जो कार्यकर्ता जो नीचे सड़क पर काम करते हैं ना, उन पर केस बन जाते हैं, हम पे भी बन जाते हैं, तो इसलिए वो एक अलग स्थिति बनती है, उसकी उससे तुलना नहीं हो सकती। अब आपने जो बात कही थी, मैं ऐसा मान रही हूँ कि कुछ हमारा एक दुर्योग वाला समय तो आया था, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, और हम एक भयानक दुष्प्रचार अभियान के शिकार हुए। हमारी छोटी छोटी, मतलब मुझे तो ऐसा लगने लगा था इस बीच में कि लोग बिल्कुल कैमरा लेके बैठे थे, कहाँ गलती हुई बीजेपी से पकड़ो। अगर गोविंदा और दाऊद इब्राहिम के संबंध साबित हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, अबू सलेम और संजय दत्त के संबंध साबित हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी वालों ने छींका कहाँ है, उनने खांसा कहाँ है, वो मुस्कुराए कहाँ हैं, उनकी आंख जोर से कहाँ हुई थी, उसको देखो, उसको पकड़ो। ये भी बहुत समय बहुत कम है, चलने से पहले एक आखिरी जो हमारी बात अधूरी रह गई थी वो आपसे जानना चाहेंगे। आपके सर पर सहरा है इतनी बड़ी जीत का, आप बिहार का श्रेय ले सकती हैं, अब दूसरा ताज एमपी का आपका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल मैं फिर आपको निवेदन करूंगी, यकीन करिए मैं एकदम दिल से बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल बिहार की जीत का सेहरा नहीं बांध सकती हूँ अपने सिर पे, ये वहाँ के गरीब लोगों के सिर के ऊपर बंधेगा। मध्य प्रदेश का ताज अब तय है, और नेता लोग खाली सिंबल होते हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ जाते हैं, सुपरफिशियल होता है हमारा मामला, असली चीज वहाँ के गरीब लोगों की होती है, उनकी जीत हुई है। मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सद्भावना रखते हैं, और मध्य प्रदेश के बारे में बात करना ही नहीं चाहती हूँ। उमा जी, बस 30 सेकंड बाकी है हमारे पास, अभिषेक को बहुत संक्षेप में। उमा जी, बस 30 सेकंड बाकी है। आपने एक बार एक सवाल उठाया था कि जड़ों तक जो लोग कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच में जाकर जो राजनीति करते हैं, वो आजकल कम दिखाई पड़ते हैं। आपको लगता है बिहार के बाद वो चीज साफ हो गई कि जो लोगों के बीच बैठकर राजनीति करते हैं, जो लोगों में जाते हैं, उनकी वजह से ही पार्टी आगे बढ़ती है? वो कार्यकर्ताओं ने साबित किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं कभी भी पार्टी की इंटरनल बातें मीडिया में डिस्कस नहीं करती, और ये जो बात मीडिया में आई थी वो मीडिया मैंने नहीं बुलाया था जी, वो संयोग से वहाँ मीडिया। लेकिन ये बात इस बार साबित हो गई है कि जो जड़ों में जाके काम करते हैं वही जीतते हैं। पता नहीं, मैं कहूंगी कि वो जो जड़ों पे जाके काम करते हैं वो कार्यकर्ता होता है, नीचे का वो मैं भी नहीं, अगर आप मेरी तरफ इशारा करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा ये कार्यक्रम नीतीश के सर पर सहरा, इसमें अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। हम शुक्रिया करना चाहेंगे और एक बार फिर से उमा जी को बधाई देना चाहेंगे, और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।